सुनो, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और हमने ये भी देखा कि आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब आज की क्लास में सवाल ये आता है कि क्या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर नहीं। सच में जब आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करोगे तो वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, मैं उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। इसलिए आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई, कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन, failure of wave theory of light to explain photoelectric effect, to explain photoelectric effect। एनसीईआरटी में टॉपिक ऐसे लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, लिख ली सभी ने हेडिंग। अब ना मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा सब लोग, सुनो ध्यान देना जरा सब लोग। अगर आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से चले तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट की एनर्जी उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, इंटेंसिटी कम, एनर्जी कम। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरह की कोई भी एक वेव है, कोई भी एक वेव जो ऐसे चल रही है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी वेव के पास ज्यादा एनर्जी है तो मीडियम के पार्टिकल ज्यादा ऊपर तक जाएंगे और ज्यादा नीचे तक जाएंगे। जितना ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, जितना ज्यादा नीचे तक जाएंगे, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। अच्छा, पार्टिकल ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे तब जाएंगे जब एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी का मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा। और आपको याद होगा वेव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि एनर्जी ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी ही डिसाइड करेगी लाइट की एनर्जी कम है या फिर ज्यादा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा वेव थ्योरी के अंदर है। अब हम लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसे अप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या बात पता चलती है। मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, आपने इसके ऊपर ना एक लाइट वेव ला करके इंसिडेंट कराई और जो लाइट वेव इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, हम अभी उसका नेचर कौन सा ले रहे हैं, वेव नेचर, और वेव थ्योरी के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। आपकी वेव थ्योरी कहती है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे तो लाइट की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। और लाइट की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो ज्यादा बढ़ी हुई एनर्जी किसको मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब जब यही लाइट इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसी मिलेगी, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी निकलने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी, उतनी लेकर के वो खुद को कहां निकाल देगा, बाहर। और इसका मतलब आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब है इंटेंसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब वेव थ्योरी कहती है एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जो कि सही नहीं है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पर, इंटेंसिटी पर। लेकिन वेव थ्योरी कह रही है कि नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और एक्सपेरिमेंटली इसका ठीक अलग दिखाई देता है। इससे यह पता लगा कि वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। मेरी बात सबको समझ में आई? आप लिखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, if the intensity of light is increased, energy carried will also increase. Energy carried will also increase. Full stop. When light falls on a metal surface,
the free electrons present in the surface, the free electrons present in the surface of metal will receive the light energy and they will be ejected out of metal surface, full stop. When the waves of light of higher intensity falls on a metal surface, it will impart more energy to the electrons in metal, full stop. Due to it the kinetic energy of the ejected electrons will increase. Full stop. This is against the experimental facts. That the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons is independent of intensity of incident light. ये साउंड कहाँ से आ रहा है? सुन रहे हो कोई साउंड? बाहर से आ रहा है? अच्छा, चलो ये बात सबको समझ में आ गई नहीं यहाँ तक? चलिए, ये ना पहला पॉइंट था। अब एक बार दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। ऐसी दूसरी कौन सी बात थी जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? तसल्ली से समझना भाई। मान लीजिए आपके पास ये रही एक मेटल सरफेस, आप इस मेटल सरफेस के अंदर जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इन्हें निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देनी पड़ी। तो मान लीजिए आपने इसके ऊपर ना इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट कराया, और जो लाइट थी मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत 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 ही ज़्यादा कम थी। मैंने इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा क्या रखा? लो रखा। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है भैया इंटेंसिटी कम है तो एनर्जी भी क्या होगी? कम। और कम एनर्जी की लाइट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी कम। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इन्होंने बोला आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करो।
जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और लाइट की एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर लाइट की इतनी एनर्जी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कहां निकल के आ जाएगा, बाहर, और इस तरह से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आ जाएगा। ऐसा वेव थ्योरी कहती है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब वेव थ्योरी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती, जबकि हमें यह पता है कि हम जानते हैं कि कभी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकल पाएगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी हो, ज्यादा। और वेव थ्योरी कहते हैं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइट की इंटेंसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर एक सर्टेन इंटेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा, बाहर। जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखते हैं तब आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी घटा लो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले नहीं है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को नकार देती है कि ऐसा कुछ एक भी एग्जिस्ट नहीं करता। उल्टा ये दिखाती है कि यहां पर ना एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी नाम की टर्म एग्जिस्ट कर सकती है कि भैया इससे कम इंटेंसिटी वाली लाइट आपके इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकती, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली एकदम इसका उल्टा होता है। मेरी बात समझ गए? तो कोई आसान भाषा में आपको अगर बताना हो तो आप ये कह सकते हैं कि वेव थ्योरी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को नकारती है, मना करती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आसान भाषा में आप ये बोलिए कि वेव थ्योरी कहती है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, बस उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट, जो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है ना एकदम? अब आप लिखिए इसके बारे में। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, the photoelectric emission is possible, the photoelectric emission is possible from a metal surface, from a metal surface by the waves of light, by the waves of light of all frequencies, of all frequencies, provided the intensity of light is sufficient to provide the required energy, to the electron for its emission, full stop. It means by increasing the intensity, of the incident wave of light, the energy can be increased. And photoelectric emission will take place even if the frequency of incident light
the frequency of incident light is less than threshold frequency, full stop. But it is against experimental fact, but it is against experimental fact that no photoelectric emission takes place from a metal surface if the frequency of the incident light is less than the threshold frequency, comma, no matter whatsoever may be its intensity, no matter whatsoever may be its intensity, फुल स्टॉप. लिख लिया सबने यहां तक? तो भाई ये दूसरी बात थी जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तीसरी और आखिरी बात, जरा बात को सुनना ध्यान से. थर्ड, देखो, मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए आप वेव थ्योरी के हिसाब से अगर चलें, सपोज कर लो यहां पर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से वेव फ्रंट निकलेगा, क्योंकि वेव थ्योरी कहती है कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, और यही वेव फ्रंट जैसे ही मेटल सरफेस से टकराएगा, ये वेव फ्रंट की एनर्जी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी. जितने हिस्से तक वेव फ्रंट पहुंचेगा, इस वेव फ्रंट की एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने वाली, सभी इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी. और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी है उससे ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन्स कहां निकल जाएंगे? बाहर. ऑब्वियस सी बात है. लेकिन वेव थ्योरी के अगेंस्ट पार्टिकल नेचर वाले में लाइट आती थी, एक इलेक्ट्रॉन से टकराती थी, सारी एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती थी. अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो अगला वेव फ्रंट फिर आएगा, वो भी टकराएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा. फिर अगला वेव फ्रंट आएगा, वो भी टकराएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, और वेव फ्रंट टकराते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी है उससे कैसी हो जाएगी? ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आएगा. सब लोग मेरी बात समझ गए? इस हिसाब से तो हमारा ये जो प्रोसेस है इसमें लाइट डालने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम का गैप दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली टाइम गैप नहीं होता. इसका मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से अगर चला जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जबकि वेव थ्योरी ऐसा कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और इलेक्ट्रॉन को निकलने में 10 की पावर -9 सेकेंड से भी कम का वक्त लगता है. बात समझ गए? इसलिए तीसरा फेलियर था जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. लिखिए नंबर 3. when the wave of light falls on a metal surface, comma, the energy of the wave will not go to a particular electron, in metal, but will be distributed
all the electrons, but will be distributed to all the electrons present in the illuminated portion, present in the illuminated portion of metal surface, of metal surface. illuminated portion, illuminated मतलब जितने हिस्से पर लाइट पड़ी है, बस उसको बोल रहे हैं metal surface, full stop. As a result of which, as a result of which the electron will take some time, the electron will take some time, as a result of which the electron will take some time in accumulating the energy required, in accumulating the energy required for their emission from metal surface, for their emission from metal surface. Full stop. This is against the experimental fact, the experimental fact that the emission of photoelectrons takes place immediately after the light is incident on the metal, after the light is incident on the metal. Full stop. हो गया भाई यहां तक क्लियर? देखो तो अब पता लग गया कि वेव थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और वेव थ्योरी ने जैसा जैसा बताया कि ऐसा होना चाहिए, यहां पर बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। तो पता लग गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इसलिए याद रखना, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। कई बार वाइवा में भी टीचर पूछते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ है ना अब इन चीज़ों की, तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, सुनिए ध्यान से। अब हम ना एक फाइनल कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। कंक्लूजन पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर जहां से शुरू हुआ था वहां से लेके अब तक का पूरा एक कंप्लीट सिंगल कंक्लूजन। और वो ये पता लगा कि आप अगर देखेंगे तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आप पहले हेडिंग लिखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो कई सारे फिनोमेना जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप ये दोनों पढ़ चुके हैं। एक और टॉपिक था वेव ऑप्टिक्स में जिसका नाम था पोलराइजेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। ये तीनों फिनोमेना को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तब इसमें ना हमें लाइट का वेव नेचर नजर आता है। मतलब आप अगर लाइट को वेव जैसा मानोगे तभी ये फिनोमेना समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आते। हमें इसको समझने के लिए लाइट का नेचर कैसा दिखाई दिया, वेव जैसा। इससे लगा कि अच्छा लाइट वेव नेचर की है। लेकिन इसके अलावा दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। एक और इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट। इसने भी यही बताया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल जैसा। तो हमने बोला और दूसरे एक्सपेरिमेंट देखेगा जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इनके अंदर लाइट का नेचर कैसा दिखाई दिया, पार्टिकल जैसा। तो लोगों ने बोला कि यार लाइट ना कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव जैसा बिहेवियर
दिखा रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल जैसा बिहेवियर दिखा रही है। इसका मतलब लाइट के पास एक नहीं कितने बिहेवियर्स है, दो दो। और तब से हमने बोलना शुरू किया लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब रेडिएशन के पास दो दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। मतलब लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह, और इसीलिए कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बात समझ गए सब लोग? आप इस बात को लिखना शुरू कीजिए। द फिनोमेना like interference, comma, diffraction and polarization, etc. can be explained on the basis of wave theory of light, can be explained on the basis of wave theory of light, can be explained on the basis of wave theory of light. On the other hand, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, COMPTON, Compton effect, etc. can be explained in terms of particle nature of light, can be explained in terms of particle nature of light. Full stop. This shows that light radiation has dual nature. Light radiation has dual nature. It means it sometimes behaves like a wave. It sometimes behaves like a wave and sometimes as a particle, and sometimes as a particle. फुल स्टॉप। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? सभी को बात समझ में आई? तो भाई अब ना यूं समझ लीजिए पूरी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। हमने पढ़ लिया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब ना एक बात समझिए ध्यान से, आपके चैप्टर का नाम क्या था? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब हमें मैटर का डुअल नेचर पढ़ना है। इसका मतलब अब हम डुअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ने जा रहे हैं और आज ना आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि मुझे अभी इसके न्यूमेरिकल्स कराने हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल अभी मैं क्लास में नहीं करा रहा। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा। पूरे चैप्टर के जितने भी सवाल हैं एग्जाम्पल्स के साथ सारे के सारे। अब आज हम ये चैप्टर ना फिनिश करने वाले हैं। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक बाकी है और वही टॉपिक अब हमें डिस्कस करना है। जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है वेव नेचर ऑफ मैटर। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। मेरी बात सुनना भाई, ध्यान देना जरा। एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। उसे लिखा डी ब्रोगली जाता है, पढ़ा जाता है डी ब्रॉय। जब आप इसे किताब में देखेंगे ना तो आप लोगों को बुक में ये चीज नजर आ जाएगी। यहां पर इनका नाम भी लिखा हुआ है और साफ साफ यहां पे बताया गया है कि हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है ना इन 1924 द फ्रेंच फिजिसिस्ट, क्या लिखा है? लुइस विक्टर डी ब्रोगली, और ब्रैकेट में लिखा है प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय। तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब ना एक फिजिसिस्ट थे, वो ना उन्होंने एक बात बताई और ध्यान से देखना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेचर के अंदर ना रेडिएशन के पास दो नेचर है, एक कौन सा? वेव वाला और एक कौन सा? पार्टिकल वाला। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए, एक वेव वाला और एक कौन सा? पार्टिकल वाला। लोगों ने बोला आपको ऐसा क्यों लगता है? देखना ध्यान से सुनना भाई।
कई बार कई चीजें ना कुछ लोगों को लगती है कि मुझे लगता है शायद ऐसा होना चाहिए, तो वो उनकी कल्पना होती है, उसे बोलते हैं परिकल्पना, इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे हाइपोथेसिस। इसलिए डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको। हाइपोथेसिस मतलब उसे जो लगा उसने वो बताया। कई बार ऐसे साइंटिस्ट या कई लोग ऐसी चीजें बताते, जब वो ऐसा बता देते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, चलो अब एक्सपेरिमेंट से या नेचर में जहां पर भी है पता करते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं। तो इन्होंने जो बात बोली एक्सपेरिमेंटली जब उसको चेक किया गया तो वो बात सही निकली और इसलिए हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस में एक सिंपल भाषा में एक बात बताई कि भैया अगर आपका रेडिएशन दो नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल वाला भी और वेव वाला भी, तो मुझे लगता है कि मैटर को भी दो नेचर शो करने चाहिए, एक पार्टिकल वाला भी और एक वेव वाला भी। तब लोगों ने बोला आपको ऐसा क्यों लगता है, कोई सबूत, कोई चीज जो आपके दिमाग में आती हो कि नहीं भाई इस वजह से। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बोला भैया नेचर ना सिमेट्री को पसंद करती है। सिमेट्री मतलब एक जैसा, मींस क्या कि मान लीजिए आप लोगों को याद है हमारी दुनिया बनी है दो चीजों से। मैंने बताया था एक बना है मैटर से और दूसरे किससे बनी है, रेडिएशन से। ये रेडिएशन एनर्जी तो है, मैटर और एनर्जी से, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब उन्होंने बोला आपने अब तक क्या पढ़ा कि रेडिएशन के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक कौन सा, वेव नेचर। दुनिया की सभी चीजें या तो रेडिएशन से, एनर्जी से बनी है या किससे बनी है, मैटर से यानी कि मास से। कह रहे जब इन्हीं से दुनिया की हर चीज बनी है और इसके पास दो नेचर है, तो मुझे लगता है इससे भी दुनिया की काफी चीजें बनी है, तो इसके पास भी दो नेचर होनी चाहिए, पार्टिकल वाला नेचर और वेव वाला नेचर। उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सिमेट्री मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कहते थे ना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे जब इसके पास दो नेचर है तो इसके पास भी होना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों से हमारी दुनिया की हर चीज मिलकर के बनी। तो मैटर का पार्टिकल वाला नेचर तो आपको पता है कि भैया मैटर है, पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसका कौन सा वाला नेचर नहीं पता, वेव वाला। इसीलिए आपकी किताब में जो नेचर दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर, दिस इज द वेव नेचर ऑफ मैटर। हम इसी के बारे में अभी आपसे बात करेंगे। बात समझ के सब लोग? अब आप सबसे पहले लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। हेडिंग लिख ली ना सबने? हाँ लिखिए जरा। सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, दैट इज इट possesses properties, it possesses properties of both, it possesses properties of both wave and particle, wave and particle, and universe is composed of, and universe is composed of radiation and matter, radiation and matter, comma, therefore डी ब्रोगली, लिखेंगे ब्रोगली, पढ़ेंगे डी ब्रॉय, DEDBROGLIE, डी अलग लिखना, ब्रोगली अलग लिखना। डी ब्रोगली concluded that moving material particle must also possesses dual nature, comma, since nature loves symmetry, since nature loves symmetry, फुल स्टॉप। हो गया यहां तक? अब आप ना हेडिंग लिखिए ये वाली, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसके साथ ब्रैकेट में। और अब सुनो भाई, ध्यान देना जरा, अब एक्चुअल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, इन्होंने रियल में बताया क्या। ध्यान से सुनते रहना सब लोग, अच्छे से समझना। सुनो, पहली बात तो डी ब्रॉय ने बोला भैया मैटर के पास भी वेव जैसा नेचर होगा। अब सुनो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी कोई भी मैटर मोशन में होता है
तो मोशन में होने के वक्त ना वो भी बिहेव करता है किसकी तरह, कभी पार्टिकल की तरह और कभी वेव जैसा। उन्होंने बोला मैटर समटाइम बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव्स एज अ वेव। मतलब आपका कोई मैटर है या कोई पार्टिकल और वो मोशन में, तो कभी वो पार्टिकल जैसा नेचर दिखाता है और कभी वो कैसा दिखाता है, वेव जैसा नेचर दिखाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है या मैटर मोशन में होता है, तब उसके साथ साथ ना एक वेव एसोसिएटेड होती है, एक वेव चलती है, और जो वेव उसके साथ चलती है उस वेव का नाम रखा गया मैटर वेव, क्योंकि वो तभी बनेगी जब क्या होगा, कोई ना कोई मैटर, और वो किसमें होगा, मोशन में होगा। इसी को डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है। जब लोगों ने बोला कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि अगर पार्टिकल चलता है तब उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो उस वेव की कुछ वेवलेंथ भी होती होगी। उसने बोला हाँ। तो बोलते क्या वेवलेंथ होगी, तो कहा उसने कि जो वेवलेंथ होती है उस वेव की वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, और ये जो वेवलेंथ थी इसे बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये जो रिलेशन है इसे बोला गया डी ब्रोगलीज रिलेशन, या कई लोग इसको बोलते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी कहते हैं। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं। एक्चुअल में डी ब्रॉय ने ना दोनों को कनेक्ट कर दिया, वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को। इस तरफ देखोगे तो वेव वाली कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वेवलेंथ, और इधर वाली चीज को देखोगे दैट इज पार्टिकल का मास, यानी कि पार्टिकल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तरफ वेव वाली प्रॉपर्टी और एक तरफ पार्टिकल वाले, और दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल। वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कितनी रफ्तार से पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और आपको अगर किसी पार्टिकल का मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, आप इसमें रखिए, सॉल्व कीजिए, आपको उसके साथ चलने वाली मैटर वेव की वेवलेंथ पता चल जाएगी। मेरी बात सबको समझ में? मैं पूरी बात फिर से दोहराता हूं, फिर लिख पाऊंगा। डी ब्रॉय ने यह कहा कि जो मैटर है जब वो मोशन में होता है, सम टाइम एक्ट एज अ पार्टिकल और सम टाइम एक्ट एज अ वेव, या यूं कहा जाए कि जब कभी भी पार्टिकल मोशन में होते हैं तब उनके साथ एक वेव चलती है, उस वेव को कहते हैं मैटर वेव या बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ इस फॉर्मूले से दी जाती है, और इस फॉर्मूले को डी ब्रोगलीज रिलेशन कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, आप लिखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली या फिर डी ब्रॉय, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, a moving material particle sometimes act as a wave. A moving material particle sometimes acts as a wave and sometimes as a particle, and sometimes as a particle, sometimes as a particle, or a wave is associated, or a wave is associated with moving material particle, with moving material particle, full stop. The wave associated with moving particle, the wave associated with moving particle is called matter wave, is called matter wave, or de Broglie wave. Whose wavelength is called de Broglie wavelength. Given by अब आप बोर्ड से ये वाला रिलेशन लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? आप नीचे लिखेंगे कि m मास है और v क्या है, वेलोसिटी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इस रिलेशन को कहा जाता है डी ब्रोगली रिलेशन या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन। लिख लीजिए, अबव रिलेशन
is known as de Broglie's relation. Above relation is known as de Broglie's relation or de Broglie's equation. हो गया यहां तक सबको क्लियर? चलिए अब जरा हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, हम ना इसको डिराइव करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई इस टॉपिक की ये आखिरी इकलौती डेरिवेशन, बस ये डेरिवेशन में जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपका टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। मैं बस रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, दैट्स इट, खत्म, इतना ही होगा। तो आप सुनिए जरा, ये रिलेशन हम ना डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक लाइट वेव है, उस वेव के अंदर आप जानते क्या है, फोटोन। मान लीजिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एच न्यू, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर अगर प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करोगे तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। आप पहले लिखो एक लाइन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, according to Planck's quantum theory, energy of a photon is, अब आप इसे लिख लीजिए E इज इक्वल टू एच न्यू। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का इस्तेमाल करूं तो आप लोगों को याद होगा वो रिलेशन क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि अगर मैं फोटोन को एक पार्टिकल मान लूं तो उस पार्टिकल का क्या होगा, कुछ मास। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E बराबर mc स्क्वायर होगा, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखिए जरा, कंसीडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल ऑफ मास m, then according to Einstein's mass energy relation, अब आप ये सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए। लिख लिया सेकंड इक्वेशन सबने? अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों ही E के बराबर है तो आप दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, mc स्क्वायर बराबर में h न्यू। भाई एनर्जी तो सेम ही चीज की है ना। अब आप इसमें से m निकालोगे तो m बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन में c स्क्वायर। आप चाहे उसे पार्टिकल मानो चाहे आप उसे वेव मानो, एनर्जी थोड़ा ना बदल जाएगी। तो दोनों तरीकों से एनर्जी निकाल के दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। इस तरह से मैंने फोटोन का क्या निकाल दिया, मास। अब ना मैं चाहता हूं फोटोन का मोमेंटम निकालना, और मैं जानता हूं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मगर फोटोन की रफ्तार क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो मास की जगह मास रखिए विच इज एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, और इनटू में सी, एक सी से एक सी कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आएगा एच न्यू अपॉन में सी। एच की जगह एच, न्यू एज इट इज, सी का फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल, तो पी बराबर में आपके पास आ गया एच अपॉन में लैम्डा। या फिर आप एक काम कीजिए, लैम्डा इधर ले आइए, पी नीचे ले आइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन में पी। तो ये रहा आपके पास डी ब्रोगलीज रिलेशन या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिजल्ट। आप पीछे देखिए एच अपॉन में एम वी भी क्या है, मोमेंटम, और यहां पर मोमेंटम को किससे दिखा दिया, पी से। इसका मतलब ये आपका रिजल्ट आ गया। आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया यहां तक सबने? अच्छा, हमने ये रिजल्ट डिराइव तो कर लिया, लेकिन ये डिराइव करा हमने किसके लिए, फोटोन के लिए। डी ब्रॉय ने ये कहा कि ये रिजल्ट ना और दूसरे पार्टिकल्स के लिए भी क्या है, वैलिड। इसका मतलब अगर मैं यही चीज किसी पार्टिकल के लिए लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू में एच,
और अपॉन में p की जगह m इंटू में v। बस आपको उस पार्टिकल का मास m यहाँ रखना है, वेलोसिटी v रखनी है, h रखना है, सॉल्व करना है, और जब वो मोशन में होगा तब उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब मैंने ये फोटोन के लिए निकाला, लेकिन दिस रिलेशन इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल के लिए काम करेगी। तो नीचे एक लाइन लिखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय the above relation is also applicable to other particles, is also applicable to other particles। अब आप लिख लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। हो गया यहां तक क्लियर सबके लिए? तो देखो रिजल्ट यहीं तक लाना था, इतना ही काम हमें करना था। अब कुछ एक दो बातें हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है। करें अगले टॉपिक पे स्टार्ट। अब आइए जरा नेक्स्ट। अब ना जो भी चीजें बता रहा हूं वो आपको नोट में लिखनी है, NOTE नोट, और गौर से सुनना भाई क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए आपका पार्टिकल मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हम लोगों को तो ये पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन में एम वी, एम रहने दीजिए, और v कितना रखोगे? 0, और समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इसका मतलब यहां से पता लगा कि वेवलेंथ जो है वो कितनी है? इनफाइनाइट। अब जरा बात को ध्यान से सुनना, यानी कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तब उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट। और रियलिटी में इनफाइनाइट वेवलेंथ वाली कोई भी वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं वो भी आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर जी c बाय लैम्डा। c की जगह c, लैम्डा कितना है? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। मतलब अगर किसी वेव की वेवलेंथ इनफाइनाइट है तो फ्रीक्वेंसी 0। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो चलो एनर्जी निकालते हैं। E बराबर h न्यू, न्यू कितना? 0, तो एनर्जी भी कितनी आएगी? 0। आप खुद बताइए वेव क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक जगह से ट्रैवल करके कहां तक जा सकते हैं? दूसरी जगह। इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं, इसका मतलब ऐसी कोई वेव हो ही नहीं सकती जिसकी एनर्जी कितनी हो? 0, क्योंकि 0 एनर्जी का मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। इट मींस कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तब उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होती, वो सिर्फ तभी एसोसिएटेड होगी जब आपका पार्टिकल किसमें होगा? मोशन में। आप पहले इसे नोट कीजिए। लिख चुके आप इसे? अब नीचे लिखिए, इट मीन्स the waves are associated, it means the waves are associated with the material particles only if they are in motion, only if they are in motion, only if they are in motion, full stop। हो गया सभी के लिए क्लियर? अब दूसरा एक और पॉइंट सुनिएगा, नंबर 2। हमें ये लगा कि कहीं ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, तो पता चला नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जो चार्जेस के ऑसिलेशन से या फिर एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस करती है। जब हम लोगों ने ऐसे पार्टिकल को मोशन में डाला, मूव कराया, जिनके पास चार्ज नहीं है, उनके साथ भी ये मैटर वेव एसोसिएटेड थी, और उनके साथ भी थी जिनके पास क्या था? चार्ज। यानी कि चार्ज होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टिकल है, उसके पास मास है और वो क्या कर रहा है? मोशन, तब उसके साथ ये वेव एसोसिएटेड होती है। इससे साबित होता है कि ये वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला भी देखोगे तो इसमें कहीं पे भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो ये सिर्फ तभी नजर आती जब पार्टिकल के पास क्या होता है? चार्ज। इसका मतलब ये EM वेव नहीं है। आप लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। द मटेरियल पार्टिकल, नंबर 2 डाल के लिखिएगा, द मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। द मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, but when it is in motion, but when it is in motion, but when it is in motion, comma, the waves are associated,
The waves are associated. Which are independent of charge. Which are independent of charge. Full stop. It means de Broglie waves cannot be electromagnetic in nature. Because electromagnetic waves are produced by motion of charged particles. Are produced by motion of charged particles. सबको ये बात समझ में आई ना? अब एक और चीज सुनना, और ये आखिरी बात है, ध्यान से सुनना। सवाल बड़ा कॉमन सा है और बड़ा लॉजिकल है। सवाल ये कि जब आपने बोला जी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, उसकी वेवलेंथ भी आपने बता दी, ये भी बता दिया कि रेस्ट पर होगा तब नहीं होगा, और ये भी बता दिया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। हमारे आसपास तो कितनी सारी चीजें, सारी चीजें मोशन में हैं। हम खुद भी चलते हैं, हम बॉल से खेलते हैं, फेंकते हैं बॉल को, कई बार हम पत्थर फेंकते हैं, हमारे आसपास ट्रक चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, हम खुद दौड़ते हैं, तो हम सभी के सभी क्या है, मैटर। तो अगर सच में मोशन वाले ऑब्जेक्ट के साथ में वेव एसोसिएटेड होती है तो फिर वो वेव हमें अपनी रोजाना की जिंदगी में क्यों नहीं नजर आती, हम उसे ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? हमने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। अब जरा इस बात का सवाल का जवाब समझिएगा। मान लीजिए आप लोगों के सामने अगर मैं लैम्डा को लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, और आप इस रिलेशन से साफ साफ ये बात देख सकते हैं, दिस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और वेलोसिटी की भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में होता क्या है कि ना अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा, तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, या फिर बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन हम सब एटॉमिक सबसे छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो आप रोजाना अपनी जिंदगी में देखते हैं, जैसे कोई बॉल, इंसान, कार, जानवर, ये सब चीजें क्या है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, इन्हें बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं जब आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जब ये मोशन में होते हैं तब इनके साथ वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए, एक्चुअल में होती भी है। हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते? क्योंकि इनका मास इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से वेवलेंथ इतनी कम होती है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हमें रोजाना की जिंदगी में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर या जब वो मोशन में होते हैं हमें उनके एसोसिएटेड वेव नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप यही चीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर करो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको जब आप मोशन में डालते हो तब इनका मास इतना ज्यादा कम है जिसकी वजह से वेवलेंथ ठीक ठाक आ जाती है, इतनी वेवलेंथ जिसे आप लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसलिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ये वेव हमें नजर आती है और बड़े पार्टिकल्स के लिए हमारी नॉर्मल लाइफ में हम इसे देख नहीं पाते। इस चीज को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है और मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आप जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर लिखा क्या है और तसल्ली से समझना भाई जो भी चीजें। देखिए यहां पर लिखा है लैम्डा इज स्मॉलर फॉर हैवियर पार्टिकल, यानी कि लार्ज एम, यानी कि मास ज्यादा होगा तो लैम्डा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन में एम इंटू में वी। उसके बाद लिखा है और मोर एनर्जेटिक पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी कैसी हो, लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, यहां से ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.12 किलोग्राम। आपके पास एक बॉल है जिसका मास है 0.12 किलोग्राम, जो कि काफी ज्यादा है, एक पार्टिकल के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। यहां पर लिखा है मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो रफ्तार है वो हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। इज इजीली कैलकुलेटर, आप इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है लैम्डा के लिए h अपॉन में mv, और ये mv ही क्या है, p, यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू में वेलोसिटी। तो इन्होंने मास रखा, वेलोसिटी रखी और इससे निकाल दिया किसको, मोमेंटम को, और इस मोमेंटम को उठाया और इस फॉर्मूले में रख दिया h की जगह h और मोमेंटम की जगह मोमेंटम, और आपकी जो वेवलेंथ आई वो 2.76 इंटू 10⁻³ मीटर आई।
10 की पावर -34, ये बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है। इतनी छोटी वेवलेंथ जिसे आप लोग मेजर नहीं कर सकते। जब आप यहां पढ़ोगे तो देखिए जरा क्या लिखा है, दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट, मतलब ये इतनी छोटी कि हम इसे नाप ही नहीं पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज, और यही वजह कि हमारे आसपास में जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं जो डेली लाइफ में हमारे सामने आते हैं वो कभी भी वेव जैसा नेचर हमें शो नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए, इन द सब एटॉमिक डोमेन द वेव कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज सिग्निफिकेंट एंड मेजरेबल। सब एटॉमिक डोमेन का मतलब है बहुत छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब इनका मोशन होता है तब इनके साथ एसोसिएटेड वेव को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी नहीं होती। आप समझ रहे हैं सब लोग? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? अब आप जरा इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। नंबर 3, और उस नंबर 3 के लिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। पहले ये लिखो नंबर 3 में लैम्डा। लिख लिया सभी ने? अब लिखिए, दिस वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंटली measurable only in case of subatomic particles like electrons, protons, etc., comma, due to smallness of their masses, full stop. But the de Broglie wavelength of large moving objects is very small, quite beyond measurement, comma, due to their large masses, full stop. That is why the macroscopic objects in our daily life do not show wave-like properties. फुल स्टॉप। सबको मेरी बात समझ में आई? तो अपना आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब ना देखिए इसके बाद ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, और टोटल इसके अंदर 11 क्वेश्चंस हैं। ये रहे टोटल 11, तो 11 और 3 14, 14 क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है? और ना आप घर पर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, हालांकि मैं करवाऊंगा ही। यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड दिस। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है, मास आपको पता है, आप लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लगा दीजिए। फिर बोला ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे एक बारी, इसे ट्राई करना। वैसे मैं आपको ये सब करवा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर।